नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु कृपा क्लासेज की इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, जैसे कि आपको विदित है, अपने क्वेश्चन आंसर की एक श्रृंखला प्रारंभ करे हैं, जिसके अंतर्गत जो भी अपने टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को अपन क्वेश्चन आंसर के माध्यम से क्या करने वाले हैं, अनफोल्ड करने वाले हैं। क्वेश्चनों का लेवल आपने देख लिया होगा, अपनी जो 2 वीडियो आ चुकी है जनरल इंट्रोडक्शन को लेकर। आज अपन जो बात करने वाले हैं वो अपन करने वाले हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत के जो भौतिक प्रदेश है उन भौतिक प्रदेशों से संबंधित जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चनों की अपन आज क्लास में चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि रोजाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। और यदि आपको क्लास पसंद आती है, क्वेश्चन बेहतर लगते हैं, तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या कर सकते हो, उसको शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए अपन बात करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, जिसमें पूछा गया है निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यानी कि 4 युग्म दिए गए हैं, इन 4 में से 3 तो क्या रहने वाले हैं, सुमेलित है, और 1 क्या रहने वाला है, सुमेलित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया इसमें माउंट आबू, और माउंट आबू जो है किसके अंतर्गत आता है, अरावली पहाड़ी के अंतर्गत आता है। किसमें आता है, अरावली पहाड़ी के अंतर्गत आता है। तो पहला ऑप्शन तो इसमें अपना क्या है, सुमेलित है, कि माउंट आबू किसके अंतर्गत है, अरावली पहाड़ी के अंतर्गत आता है। सेकेंड ऑप्शन इसमें अपना दिया गया है कोडाई कैनाल, और कोडाई कैनाल जो है कहाँ पर पड़ता है, पालनी पहाड़ी के अंतर्गत आता है। अगला दिया है ऊट कमंडलम, और ऊट कमंडलम कहाँ दिया गया है, नीलगिरी पहाड़ी के अंतर्गत। और अगला दिया गया शिमला, और शिमला कहाँ पड़ता है, पीरपंजाल श्रेणी में। तो सबसे पहले तो अरावली पहाड़ी की अपन बात करें, अरावली का जो विस्तार है ये कहाँ कहाँ पर मिलता है, तो एक तो गुजरात के साथ में राजस्थान के साथ में हरियाणा, और हरियाणा के बाद में आगे समाप्त हो जाती है जाके कहाँ पे, दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी में। और अरावली पर्वत श्रेणी के अंतर्गत जो सबसे मुख्य उच्च भाग आता है वो कौन सा, गुरु शिखर जो आता है आबू खंड के अंतर्गत, और आबू खंड के अंतर्गत ही कौन पड़ता है, माउंट आबू पड़ता है। तो ये तो पहला ऑप्शन तो इसमें क्या है, सुमेलित है। सेकंड दिया गया कोडाई कैनाल, जो कहाँ पड़ता है, पालनी, और पालनी की जो पहाड़ी है ये कहाँ पर पड़ती है, ये आती है एक तो केरल, और केरल के साथ में कहाँ पर आती है, तमिलनाडु। केरल के साथ कहाँ पर आती है, तमिलनाडु के अंतर्गत। कौन सी पहाड़ी फैली हुई है, पालनी की पहाड़ी, और इस पालनी की पहाड़ी का जो सबसे मुख्य पर्यटन केंद्र है वो कौन सा है, कोडाई कैनाल। तो सेकंड ऑप्शन भी इसमें क्या है, सुमेलित है। थर्ड ऑप्शन दिया गया ऊट कमंडलम, या जिसको कई बार आपने सुन लिया होगा ऊटी, ऊट कमंडलम बोल दो या क्या बोल दो, ऊटी बोल दो। और कौन सी पहाड़ी से संबंधित है, नीलगिरी पहाड़ी। अब नीलगिरी जो पहाड़ी है इसका विस्तार कहाँ पर आता है, एक तो आता है कर्नाटक के साथ में कहाँ आता है, तमिलनाडु, और तमिलनाडु के साथ आता है केरल। 3 राज्यों के अंतर्गत इसका विस्तार मिलता है। अगली बात करें, ये जो नीलगिरी पहाड़ी है, इस नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी जो मानी जाती है, वो सर्वोच्च चोटी जो है कौन सी मानी जाती है, दोदा बेटा है। सर्वोच्च चोटी कौन सी आती है, दोदा बेटा। और इसी दोदा बेटा चोटी के ऊपर तमिलनाडु सरकार के द्वारा किसकी स्थापना कर दी गई है, दूरबीन की स्थापना की गई है। और क्यों की गई है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसकी स्थापना कर दी गई, दूरबीन की स्थापना कर दी। और इसी नीलगिरी की पहाड़ी में भारत का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र क्या किया गया है, स्थापित किया गया। तो भारत का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र जो नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र है वो कौन सी पहाड़ी पे विकसित किया गया है, नीलगिरी पहाड़ी पर। और इसी का जो सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्र वो कौन सा है, ऊट कमंडलम या ऊटी। तो तीसरा ऑप्शन भी इसमें क्या है, अपना राइट है। चौथा ऑप्शन दिया गया है शिमला, और कहाँ दिया गया है, पीरपंजाल श्रेणी, मध्य हिमालय का, यानी कि हिमालय की जो 4 श्रेणियां हैं, और उन 4 श्रेणी में कौन सी, मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय का जो विस्तार कहाँ पर आता है, जम्मू कश्मीर। उस जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, पीरपंजाल श्रेणी। तो पीरपंजाल श्रेणी पड़ कहाँ पर रही है, जम्मू कश्मीर में। जबकि शिमला जो है वो कहाँ पर आता है, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत। यदि यही आ जाता इसके स्थान पर, पीरपंजाल की जगह क्या आ जाता, धौलाधर आ जाता। क्या आ जाता, धौलाधर आ जाता है, क्योंकि मध्य हिमालय का जो विस्तार उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में है उसे क्या कहा जाता है, धौलाधर श्रेणी कहा जाता है। तो शिमला कौन सी श्रेणी में आता है, धौलाधर में, ना कि किस में आता है, पीरपंजाल में। तो चौथा ऑप्शन इसमें अपना क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर अपना क्या रहने वाला है, इसमें डी ऑप्शन इसमें अपना राइट रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। फिर वही बात, 3 इसमें सत्य कथन है और 1 क्या है, असत्य कथन का अपन को चुनाव करना है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है, नागा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सारामती है।
नागा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी जो है कौन सी है, सारामती है। जैसे अपन बात करते हैं पूर्वोत्तर की पहाड़ियों की, तो पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में जो हिमालय का विस्तार है, यानी कि ब्रह्मपुत्र गोर्ज के पश्चात जो हिमालय पर्वतश्रेणी है वो एक क्रमबद्ध रूप में न होकर छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पाई जाती है, जिन्हें अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, पटकोई बूम कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम। नागालैंड में क्या कहा जाता है, नागा पहाड़ी। मणिपुर में क्या कहा जाता है, मणिपुर पहाड़ी। और मिजोरम में क्या कहा जाता है, मिजो पहाड़ी। अब नागालैंड के अंतर्गत जो नागा पहाड़ी है इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी मानी जाती है, सारामती मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है, सारामती। तो फर्स्ट ऑप्शन तो इसमें क्या दिया गया है, सही दिया गया। सेकंड ऑप्शन है हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई कश्मीर राज्य में है। हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ पर है, कश्मीर राज्य में है। जैसे अपन हिमालय की बात करते हैं तो इस हिमालय पर्वत श्रेणी की जो चौड़ाई है वो पश्चिम से पूर्व जाने पर क्या होती है, कम होती है। यानी हिमालय की ज़्यादा चौड़ाई कहाँ मिलती है, पश्चिम में, और कम चौड़ाई कहाँ मिलती है, पूर्व में। जबकि ऊंचाई की बात करेंगे तो कम ऊंचाई कहाँ पर, पूर्व पश्चिम में, लेकिन ज़्यादा ऊंचाई इसकी कहाँ पर मिलेगी आपको, पश्चिम में। तो ऊंचाई और चौड़ाई दोनों में क्या पाया जाता है, हिमालय को लेकर विलोमानुपाती संबंध पाया जाता है। पश्चिम से पूर्व जाने पर चौड़ाई भले ही कम हो जाती है लेकिन ऊंचाई में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो सेकंड ऑप्शन भी इसमें अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसमें दिए गए काठियावाड़ प्रायद्वीप उन्मग्न तटरेखा का क्या है, उदाहरण है। उन्मग्न बोल दो या फिर इसे अपन बोल सकते हैं क्या, दसाव। इसे अपन क्या बोल सकते हैं, दसाव। तो काठियावाड़ प्रायद्वीप का मतलब है ये जो अपनी पश्चिमी तटरेखा है और इस पश्चिमी तटरेखा के अंतर्गत जो गुजरात का जो तटवर्ती भाग है, गुजरात का तटवर्ती भाग है, इस गुजरात के तटवर्ती भाग को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है काठियावाड़ का मैदान कहा जाता है। और ये जो काठियावाड़ का मैदान है यहाँ पर किसके प्रमाण मिले हैं, दसाव के परिमाण मिले हैं, क्योंकि यहीं पर एक स्थान कौन सा, द्वारिका, जो लगभग अधिकांश क्या हो चुका है, जलमग्न हो चुका है। तो किसका प्रमाण मिलता है, दसाव का। तो थर्ड ऑप्शन भी इसमें अपना क्या हो गया, राइट हो गया। चौथा ऑप्शन दिया गया है जेलेपला और नातुला दर्रे हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। जेलेपला और कौन सा, नातुला दर्रा। जबकि जेलेपला और नातुला दोनों दर्रे जो हैं ये कहाँ पर आते हैं, सिक्किम के अंतर्गत आते हैं। कहाँ पर आते हैं, सिक्किम के। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत तो कौन कौन से आते हैं, इसमें एक तो आ जाता है सिपकिला, एक आ जाएगा हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला, और एक आ जाएगा आपका इसमें कौन सा, रोहतांग, और एक आ जाएगा देवसांगला। तो ये चार जो दर्रे हैं ये कहाँ पर आते हैं, हिमाचल प्रदेश में। जबकि जेलेपला और नातुला जो है ये कहाँ पर आते हैं, सिक्किम के अंतर्गत। तो चौथा ऑप्शन इसमें क्या दिया गया है, गलत दिया गया है। तो अपना राइट आंसर जो रहने वाला है वो क्या हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन इसमें क्या रहने वाला, अपना राइट रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम निर्धारित करना है। किधर चलना है अपन को, पूर्व से पश्चिम की ओर चलना है, सही क्रम को निर्धारित करना है। और जैसे आप पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम को निर्धारित करेंगे सबसे पहला इसमें दिया गया है जेलेपला। जेलेपला दर्रा जो है ये कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है सिक्किम में। जेलेपला दर्रा कहाँ पर पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है, ठीक है। सेकंड दिया गया है बोमडिला। बोमडिला जो है ये कहाँ पर पड़ेगा आपका, अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला दर्रा कहाँ पर पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है लिपुलेख। ट्राई जंक्शन की बात करी थी अपन ने कल, और लिपुलेख दर्रा जो है ये कहाँ पर पड़ेगा आपका, उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर पड़ता है, उत्तराखंड में। और चौथा इसमें दिया गया है बनिहाल। और बनिहाल दर्रा जो है ये यहाँ पर पड़ जाएगा जम्मू कश्मीर में। बनिहाल दर्रा ये अपन ने लोकेशन निर्धारित कर दी। अब अपन को क्रम देखना है कौन सा, पश्चिम से पूर्व। तो ये वाली पश्चिम, और इधर से अपन को कहाँ चलना है, पूर्व की ओर। तो सबसे पहले कौन सा आया, बनिहाल। सेकंड नंबर पे कौन सा आया, लिपुलेख। थर्ड नंबर पे कौन सा आया, जेलेपला। और फोर्थ नंबर पे कौन सा आ गया आपका, बोमडिला आ गया। अब इस क्रम के आधार पर अपन को देखना है, पहले पे कौन आ रहा है, बनिहाल।
तो फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा? फोर्थ। उसके बाद में कौन आ रहा है? लिपुलेख। तो सेकंड नंबर पे कौन आ जाएगा? थर्ड। तो चार, चार के बाद में कौन आ जाएगा? तीन, तीन के बाद में कौन? एक, और एक के बाद में कौन आ जाएगा? दो। तो 4 3 1 2, ये कहाँ पर मिल रहा है अपन को? सी ऑप्शन में। तो अपना राइट आंसर जो रहने वाला है इसमें वो क्या हो जाएगा? अपना सी ऑप्शन इसमें क्या रहने वाला है? राइट रहने वाला है। ये अपन ने दर्रों का कौन सा क्रम बता दिया? पश्चिम से पूर्व। यदि पूर्व से पश्चिम पहुंच लेता तो पहले नंबर पे कौन आता? बोमडिला। सेकंड पे कौन आता? जेलेपला। थर्ड पे कौन आ जाता? लिपुलेख। और फोर्थ पे कौन आ जाता? आपका बनिहाल दर्रा आ जाता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है। जवाहर सुरंग निम्नलिखित में से किस दर्रे से संबंधित है? बनिहाल से है, काराकोरम से है, जोजिल्ला से है, या फिर कहाँ से है? नाथुला से है। तो सबसे पहले अपन बात कर लें जो नाथुला दर्रा है। नाथुला दर्रा कहाँ पर पड़ता है? सिक्किम में। जोजिला कहाँ पड़ता है? जोजिला पड़ता है मुख्यतः कहाँ पर? अपने लद्दाख के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है। काराकोरम जो है ये भी कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। और बनिहाल कहाँ पड़ता है? बनिहाल पड़ता है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। नाथुला दर्रा जो है इस दर्रे से होकर कौन सा? चुंबी घाटी से होकर, चुंबी घाटी से होकर कहाँ का मार्ग जाता है? तिब्बत, या वर्तमान में आप बोल सकते हो चीन। चुंबी घाटी से होकर कहाँ से मार्ग जाता है? तिब्बत को। जोजिला दर्रे से जो है, जोजिला दर्रे से कौन सा मार्ग जाता है? ये जाता है श्रीनगर से लेह मार्ग। कौन सा जाता है? श्रीनगर से लेह लद्दाख जाने का मार्ग जो है कौन से दर्रे से जाता है? जोजिला दर्रे से जाता है। काराकोरम दर्रे की बात करें तो काराकोरम दर्रे से कहाँ से? लद्दाख से कहाँ जाने का मार्ग? चीन जाने का जो मार्ग है ये कहाँ से जाता है? काराकोरम में दर्रे से जाता है। और बनिहाल दर्रे से जो है ये कौन सा मार्ग जाता है? यहाँ पे जाता है जम्मू से श्रीनगर। जम्मू से श्रीनगर जाने का जो मार्ग है वो कौन सा है? बनिहाल दर्रा। और इसी जम्मू श्रीनगर मार्ग यानी कि बनिहाल दर्रे में जो है कौन सी सुरंग है? यहीं पर पड़ती है कौन सी? जवाहर सुरंग। कौन सी पड़ती है? जवाहर सुरंग। तो जवाहर सुरंग का संबंध कौन से दर्रे से आता है? बनिहाल दर्रे से आता है, जहाँ से नेशनल जो हाईवे है वो कौन सा है? फर्स्ट ए यहाँ से गुजरता है, जिसको वर्तमान में क्रमांक परिवर्तित करके NH44 कर दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हिमालय पर्वतमाला का निर्माण निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप हुआ है? कौन सी पर्वतमाला? हिमालय पर्वतमाला। जनरली अपन बोलते हैं भाई हिमालय पर्वतमाला जो है, इस हिमालय पर्वतमाला को अपन कैसी पर्वतमाला बताते हैं? ये मानी जाती है नवीन मोड़दार वलित पर्वत। हिमालय पर्वतमाला कैसी है? ये मानी जाती है नवीन मोड़दार वलित पर्वत। नवीन मोड़दार वलित पर्वत माना जाता है। अब नवीन मोड़दार वलित पर्वत जो है कब बनेगा? जब अवसादी चट्टानों के ऊपर दो दिशाओं से लगने वाला संपीड़नात्मक बल, किसी भी अवसादी चट्टान के ऊपर जब दो दिशाओं से लगातार संपीड़नात्मक बल कार्य करता है तो अवसादी चट्टानें चूंकि लचकदार होती है, कोमल होती है, मुलायम होती है, तो इन पर संपीड़नात्मक बल के कारण इनमें वलन की क्रिया यानी कि मोड़ पड़ना क्या हो जाएगा? प्रारंभ हो जाएगा। और मोड़ की क्रिया के कारण जो पर्वत श्रेणी बन गई उस श्रेणी को क्या कहा जाता है? नवीन मोड़दार वलित पर्वतमाला। नवीन क्यों बोला? क्योंकि ये प्रक्रिया हिमालय के लिए कौन से काल में हुई है? टर्शियरी काल। तो सबसे नवीन काल में निर्मित होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? नवीन मोड़दार वलित पर्वत श्रेणी की संज्ञा दी जाती है। अब दो दिशाओं से संपीड़न बल मतलब जब भी दो प्लेटें एक दूसरे के क्या आएगी? आमने सामने आके टकराती है। दो प्लेटें जब एक दूसरे के आमने सामने आके टकराएगी तो इन प्लेटों का जो मध्यवर्ती भाग है उस पर संपीड़नात्मक बल के परिणामस्वरूप इसमें मोड़ की क्रिया क्या हो जाएगी? प्रभावी हो जाएगी। और वलन की क्रिया प्रभावी होने से वलित मोड़दार पर्वत श्रेणी का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। अब हिमालय के संदर्भ में कौन कौन सी प्लेटें हैं? इसके उत्तरी भाग में जो है वो तो कौन सी मानी जाती है? यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट मानी जाती है? यूरेशियन प्लेट। और दक्षिणी भाग जो है उसमें कौन सी मानी जाती है? ये मानी जाती है भारतीय प्लेट। कौन सी मानी जाती है? भारतीय प्लेट। अब ये जो प्लेटें होती है इन प्लेटों को इनकी प्रकृति या फिर आकार के आधार पर अलग अलग वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है। मुख्यतः जब अपन प्रकृति के आधार पर यानी कि रासायनिक संरचना के आधार पर जब प्लेटों को बांटते हैं तो वो होती है दो प्रकार की। एक तो कौन सी होती है? एक तो होती है महासागरीय। एक तो कौन सी होती है? महासागरीय। और एक जो प्लेट होती है वो कौन सी होती है? महाद्वीपीय प्लेट होती है। महासागरीय बेसिनों में पाई जाने वाली, महासागरीय बेसिनों में पाई जाने वाली जो प्लेटें हैं वो तो कौन सी होती है? महासागरीय। और महाद्वीपीय बेसिनों के अंतर्गत या महाद्वीपीय जो सतह होती है उसके अंतर्गत जो प्लेटें होती है वो कौन सी होती है? महाद्वीपीय प्लेटें होती है।
और जैसे ही दो प्लेटों का अभिसरण होगा तो अभिसरण होने के परिणाम स्वरूप जो है वहां पर किसका निर्माण हो जाएगा, वलन की क्रिया के प्रभावी होने से वलित मोड़दार परवलश्रेणी का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। अब अपन को हिमालय के संदर्भ में बताना है कि भाई यहाँ पर महाद्वीपीय महासागरीय महाद्वीपीय प्रकार की प्लेट का अभिसरण हुआ है। जनरली ये जो दो अपन प्लेटें बता रही है, एक यूरेशियन और एक कौन सी, भारतीय प्लेट, इनको जनरली महाद्वीपीय और महासागरीय में डिवाइड करने का जो आधार है, जिस प्लेट में महासागरीय बेसिन या महासागरीय नितल की क्या होती है, प्रधानता होती है, तो वो प्लेट तो कैसी हो जाती है, महासागरीय। और जिसमें महाद्वीपीय क्रस्ट की प्रधानता होती है वो कौन सी हो जाती है, महाद्वीपीय प्लेट हो जाती है। अब यहाँ पर यूरेशियन प्लेट जो है, मतलब यूरेशिया में कौन आता है, यूरोप और एशिया, तो कैसी प्लेट हो गई, महाद्वीपीय। और भारतीय प्लेट मतलब ये जो अपना प्रायद्वीपीय भारत है, इस प्रायद्वीपीय भारत का अपन इस प्रकार से यदि ओवरव्यू लेते हैं तो ये क्या हो जाएगी, भारतीय प्लेट। मतलब इसमें प्रधानता जो है किसकी है, महाद्वीपीय क्रस्ट की है। अब ये जो महाद्वीपीय क्रस्ट होगी मतलब ये भी कैसी हो गई, महाद्वीपीय प्लेट। तो यूरेशियन भी महाद्वीपीय और भारतीय प्लेट भी कैसी है, महाद्वीपीय है। तो दोनों प्लेटों का क्या हुआ है, अभिसरण। तो यहाँ पर महासागर नहीं है, महाद्वीपीय प्लेटों का क्या हुआ है, अभिसरण हुआ है, क्योंकि यूरेशियन भी महाद्वीपीय है और भारतीय प्लेट भी कैसी है, महाद्वीपीय। तो दोनों प्लेटें चूंकि महाद्वीपीय प्रकार की है तो कौन सा अभिसरण हो गया, यहाँ पर परस्पर अभिसरण के परिणामस्वरूप कौन सी पर्वतश्रेणी का निर्माण हो गया, हिमालय पर्वतश्रेणी का क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो कैसा अभिसरण है, महाद्वीपीय। कौन सी प्लेटें टकराई, एक तो यूरेशियन प्लेट और एक कौन सी टकरा गई, भारतीय प्लेट। इन दोनों प्लेटों के परस्पर अभिसरण के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण हुआ, हिमालय पर्वतश्रेणी का हुआ। कौन से काल में हुआ, टर्शियरी काल के अंतर्गत हुआ। कितने समय पहले हुआ, 7 करोड़ वर्ष पहले हुआ। कौन सी क्रिया के कारण हुआ, मोड़दार, या फिर कौन सी क्रिया, वलित, या फिर अपन बोल सकते हैं कौन सी क्रिया यहाँ पर प्रभावी रही, वलन की क्रिया के कारण इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो राइट आंसर अपना क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन इसमें राइट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। निम्नांकित में से असत्य कथन का चुनाव करना है। कौन सा कथन है असत्य। सबसे पहला दिया गया कश्मीर, शिमला, गढ़वाल, गिरवा खंड या नापे की क्या है, उदाहरण है। कश्मीर, शिमला, गढ़वाल हिमालय। और कश्मीर, शिमला और जो गढ़वाल हिमालय है ये किसके अंतर्गत आते हैं, कश्मीर हिमालय और कुमायूं हिमालय के अंतर्गत। एक्चुअली अभी अपन ने पीछे बात करी कि भाई हिमालय पर्वतश्रेणी का जो निर्माण हुआ है वो कौन सी क्रिया के कारण हुआ है, दो दिशाओं से लगने वाले संपीड़नात्मक बल के कारण हुआ है। अब दो दिशाओं से संपीड़नात्मक बल किसके कारण हुआ, एक तरफ यूरेशियन प्लेट और एक तरफ कौन सी है, भारतीय प्लेट। इन दोनों प्लेटों का जैसे ही तैतीस सागर की अवसादी चट्टानों के ऊपर क्या लगा, संपीड़नात्मक बल। तो इस संपीड़नात्मक बल के कारण इन चट्टानों पर कौन सी प्रक्रिया प्रभावी हो गई, वलन की क्रिया क्या हो गई, प्रभावी हो गई। लेकिन जैसे ही दो दिशाओं से लगने वाला संपीड़नात्मक बल इतना ज़्यादा प्रभावी हो जाए कि भाई ये जो वलन की भुजा है ये वलन की भुजा मुड़कर क्या हो जाए, एक ओर झुक जाए। क्या हो जाए, एक ओर झुक जाए। और वलन इतना ज़्यादा प्रभावी हो जाए कि भाई ये जो झुकी हुई भुजा है ये झुकी हुई भुजा टूटकर यहाँ से क्या हो जाए, अलग हो जाए और आगे इसका क्या हो जाए, आरोपण हो जाए। आगे इसका क्या हो जाए, आरोपण हो जाए। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले सकता हूँ कि भाई जैसे ये पॉलीथीन है और इसको यदि मैं दो दिशाओं से दबाऊंगा तो दो दिशाओं से दबाने पर ये पॉलीथीन क्या होगी, इसका एक भाग क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर उड़ जाएगा और एक भाग क्या हो जाएगा, नीचे की ओर धंस जाएगा। लेकिन जैसे ही संपीड़नात्मक बल ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो इसका एक किनारा क्या हो जाएगा, एक तरफ झुक जाएगा और इतना ज़्यादा झुक जाएगा कि इस वाले स्थान से ये टुकड़ा टूटकर क्या हो जाएगा, आगे गतिशील हो जाएगा। तो इस टूटे हुए टुकड़े की आगे जो गतिशीलता हो गई उस गतिशील खंड को क्या कहा जाता है, गिरवा खंड या नापे कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल कहाँ पर मिलते हैं, मुख्यतः गढ़वाल या कुमायूं हिमालय में। तो पहला स्टेटमेंट इसमें क्या है अपना, सही है। सेकंड दिया गया धौलाधर लघु हिमालय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। धौलाधर लघु हिमालय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। यानी कि लघु हिमालय जो मध्य हिमालय जो जम्मू कश्मीर से कहाँ तक फैला हुआ है, अरुणाचल प्रदेश तक। अब इसी का जो विस्तार कहाँ पर आता है, जम्मू कश्मीर में। उसे तो क्या नाम दे दिया जाता है, वो तो कहलाती है पीर पंजाल। वो तो क्या कहलाती है, पीर पंजाल। इसी का जो विस्तार कहाँ पर आ गया, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है धौलाधर। और इसी का जो विस्तार कहाँ पर आ गया, नेपाल में। इसे ही क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है महाभारत श्रेणी। तो तीनों में सबसे मुख्य शाखा जो है वो कौन सी मानी जाती है, धौलाधर श्रेणी मानी जाती है। तो सेकंड ऑप्शन भी इसमें क्या हो गया, सही हो गया। थर्ड दिया गया शिमला धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। जी बिल्कुल, शिमला, कुल्लू, मनाली वगैरह सारे पर्यटन के जो केंद्र है कहाँ पर आते हैं, शिमला या धौलाधर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है हिमालय में ज्वालामुखी क्रिया के प्रमाण केवल कहाँ पर मिलते हैं, सिक्किम में देखने को मिलते हैं। जी नहीं, हिमालय में ज्वालामुखी क्रिया के प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं। एक्चुअली जहाँ पर भी
अभिसारी प्लेट किनारा पाया जाता है वहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी के प्रमाण पाए गए हैं, लेकिन हिमालय ऐसा अपवाद है जहाँ पर अभी तक ज्वालामुखी क्रिया के प्रमाण नहीं मिले, क्योंकि यहाँ पर दोनों प्लेटें जो है वो कैसी है, कॉन्टिनेंटल है। यदि एक प्लेट कॉन्टिनेंटल यानी महाद्वीपीय होती है, एक कैसी होती है, महासागरीय, तो महासागरीय प्लेट का अभिसरण कहाँ हो जाता है, महाद्वीपीय प्लेट के नीचे, और नीचे वाले भाग में जिसे अपन बोलते हैं बेनी ऑफ जोन, क्या बोलते हैं, बेनी ऑफ जोन, या दुर्बलता मंडल में जाकर वो क्या हो जाता, पिघल जाता, और पिघलने से जो मैग्मा मिलता वो वहीं पर क्या हो जाता, उद्गारित हो जाता, और वहां पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर दोनों प्लेटें कैसी है, महाद्वीपीय है, तो दोनों महाद्वीपीय होने की वजह से इस प्लेट का जो अभिसरण है वो इतना नीचे नहीं हो पाया ताकि वो दुर्बलता मंडल में पहुंच जाए, और दुर्बलता मंडल में चूंकि अभी तक नहीं पहुंचा है तो केवल यहाँ पर भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए। तो इसमें चौथा ऑप्शन अपना क्या रहने वाला है, गलत रहने वाला है। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया, हाँ, फोर्थ ऑप्शन इसमें अपना क्या रहने वाला है, राइट रहने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 6 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका भाग है। गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका भाग है, हिमालय का, दक्कन के पठार का, शिवालिक का, या फिर उत्तरी मैदान का। हिमालय की जब अपन बात करते हैं तो हिमालय में एक तो अपन वर्गीकरण कर देते हैं, कौन सा, भौगोलिक वर्गीकरण, और भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर इसमें अपन बताते हैं कौन सा, एक तो है कौन सा, ट्रांस के बाद में एक कौन सा है, महान के बाद में एक कौन सा है, लघु, और लघु के बाद में एक कौन सा है, शिवालिक। ये 4 श्रेणियां तो किसके आधार पर है, भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर। दूसरा जो अपन इसका वर्गीकरण करते हैं वो कौन सा कर देते हैं, प्रादेशिक वर्गीकरण, और प्रादेशिक के आधार पर कौन सा बताते हैं, जम्मू कश्मीर, या सीधा बोल दो इसमें कश्मीर हिमालय, या इसी को कह दिया जाता है पंजाब हिमालय। कश्मीर के बाद में अगला जो बताते हैं वो कौन सा है, कुमायूं हिमालय। कुमायूं के बाद में अगला जो आता है कौन सा, नेपाल, और नेपाल के बाद में चौथा जो आता है वो कौन सा जाता है, असम हिमालय। तो ये तो किसके भाग है, हिमालय के। दक्कन के पठार की जब अपन बात करते हैं तो इसी में आता है कौन सा, ओडिशा का पठार। ओडिशा के पठार के बाद में आ जाता है इसमें कौन सा, आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना का पठार। इसी में कौन सा आ जाता है, कर्नाटक या मैसूर का पठार, और इसी के अंतर्गत कौन सा आ जाता है, इसी में आ जाता है शिलोंग का पठार। कौन सा आ जाता है, शिलोंग का पठार। और शिलोंग का पठार जो है ये कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है मेघालय के अंतर्गत। शिलोंग का पठार कहाँ पड़ता है, मेघालय के अंतर्गत। और इसी शिलोंग के पठार के अंतर्गत कौन सी आ जाती है, एक तो गारो, एक कौन सी आ जाती है, खासी, और एक कौन सी आ जाती है, जैंतिया पहाड़ी। कौन सी आ जाती है, जैंतिया पहाड़ी। इनमें सबसे नीची यानी सबसे कम ऊंचाई वाली पहाड़ी कौन सी है, गारो, और इनमें जो सर्वोच्च है, सबसे अधिक ऊंचाई वाली जो पहाड़ी है वो कौन सी है, खासी है। और गारो पहाड़ी पर ही कौन सा है, नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा है, नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये तीनों पहाड़ियाँ जो है किस पठार का भाग है, शिलोंग के पठार का या मेघालय के पठार का। और शिलोंग का पठार जो है किसका भाग माना जाता है, दक्कन के पठार का भाग माना जाता है। शिवालिक श्रेणी हिमालय की क्या है, सबसे दक्षिणी श्रेणी है, और उत्तरी मैदान में पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती है। तो अपना राइट आंसर जो रहने वाला है वो क्या हो जाएगा, दक्कन का पठार हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन का अपन को क्या करना है, चुनाव करना है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है, मकालू और मनसालू पर्वत चोटियाँ किसकी है, हिमाद्री की है। किसकी है, हिमाद्री की। हिमाद्री क्या है, महान हिमालय का, या फिर अपन बोलते हैं हिमालय का जो भौगोलिक वर्गीकरण किया, और भौगोलिक वर्गीकरण में एक श्रेणी है कौन सी, महान हिमालय, या जिसे कहा जाता है मुख्य हिमालय। तो महान हिमालय का दूसरा नाम क्या है, हिमाद्री हिमालय, क्योंकि इसकी सर्वोच्च ऊंचाई मुख्यतः 6100 मीटर पाई जाने के कारण ये वर्ष के अधिकांश समय क्या रहता है, बर्फ से आच्छादित रहता है। तो बर्फ से आच्छादित होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, हिमाद्री हिमालय। इसी श्रेणी के अंतर्गत जब अपन उत्तराखंड की बात करते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, दूनागिरी, इसके अतिरिक्त कौन सी आ जाती है, इसके अतिरिक्त आ जाती है नंदा देवी और त्रिशूल गंगा। ये सारी चोटियाँ कहाँ पर आती है, उत्तराखंड में। जब अपन नेपाल की बात करते हैं तो उसमें आ जाती है धौलागिरी आ जाती है, अन्नपूर्णा आ जाती है, मकालू आ जाती है, मनसालू आ जाती है, लाहौल आ जाती है, चोयू आ जाती है, माउंट एवरेस्ट आ जाती है, गौरी शंकर आ जाती है। ये सारी चोटियाँ कहाँ पर आती है, नेपाल में। कंचनजुंगा कहाँ आती है, सिक्किम में। और नामचा बरवा कहाँ आती है, अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आती है। तो दो नाम आ गए यहाँ पर, कौन सा, मकालू और मनसालू। कौन सी श्रेणियों की है, हिमाद्री या महान हिमालय की क्या है, प्रमुख चोटियाँ हैं।
सेकंड दिया गया शिवालिक के दक्षिणावर्त क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तराई के नाम से जाना जाता है। हिमालय की श्रेणी जैसे सबसे पहले ट्रांस के बाद में मुख्य के बाद में मध्य और मध्य के बाद में कौन सी आ जाती है, शिवालिक। इसके नीचे प्रारंभ हो जाता है कौन सा, विशाल मैदान। कौन सा प्रारंभ हो जाता है, विशाल मैदान। और विशाल मैदान के अंतर्गत अपन बोलते हैं इसमें क्या क्या आते हैं, इसी में आ जाता है भाबर प्रदेश, इसी में कौन सा आ जाता है, तराई प्रदेश, इसी में कौन सा आ जाता है, खादर प्रदेश, और इसी में कौन सा आ जाता है, बांगर प्रदेश। ये चारों भाग किसके हैं, विशाल मैदान के। तो सीधी सी बात है, दक्षिणवर्त मतलब दक्षिण में अवस्थित क्षेत्र क्या कहलाता है, तराई के नाम से जाना जाता है। जो किसका भाग है, विशाल मैदान का भाग है। बिल्कुल सही बात है। सिंधु नदी के गोर्ज से ब्रह्मपुत्र नदी के गोर्ज तक हिमालय की लंबाई लगभग कितनी मानी जाती है, 2400 किलोमीटर। जी बिल्कुल, हिमालय का जो विस्तार है अर्धचंद्राकार या चापाकार रूप में सिंधु नदी के गोर्ज से लेके ब्रह्मपुत्र नदी के गोर्ज तक कितनी लंबाई में मिलता है, इसकी लंबाई पाई जाती है 2400 किलोमीटर पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 2400 किलोमीटर। जहां पर दोनों स्थानों पर हिमालय पर्वतश्रेणी तीखे अक्ष संघीय मोड़, ये जैसे अपन बोलते हैं सिंटेक्सियल बेंडेड का क्या करती है, निर्माण करती है। कहाँ पर, इधर तो सिंधु गोर्ज पश्चिम में और पूर्व में कौन आ जाता है, ब्रह्मपुत्र गोर्ज आ जाता है। तो यहाँ पर इसकी लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर है। ये कथन भी अपना क्या है, सही है। और फोर्थ ऑप्शन इसमें दिया गया है, मालाबार तट कहाँ पर है, गुजरात और गोवा के बीच में क्या है, विस्तृत है। जब अपन भारत के तटवर्ती मैदानों की बात करते हैं तो तटवर्ती मैदानों में क्या है, अलग अलग स्थानों पर अलग, जैसे गुजरात का जो मैदान आ गया इसे तो क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है काठियावाड़ का मैदान। गुजरात के मैदान को क्या कहा जाता है, काठियावाड़ का मैदान। उसके बाद में एक स्थान पड़ता है दमन, और दमन के बाद में दूसरा स्थान पड़ता है गोवा। इन दोनों के बीच यानी कि महाराष्ट्र का जो मैदान है वो क्या कहलाता है, कोंकण। क्या कहलाता है, कोंकण। गोवा के बाद में इधर कर्नाटक का स्थान पड़ता है कौन सा, मंगलोर। कौन सा पड़ता है, मंगलोर। इन दोनों के बीच यानी कि कर्नाटक का जो तटीय मैदान है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कन्नड़। और उसके बाद मंगलोर यानी कर्नाटक से लेके कन्याकुमारी केरल का जो मैदान है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मालाबार का मैदान या मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। यहाँ क्या बता रहा है, मालाबार तट गुजरात और गोवा के बीच में, जबकि गुजरात और गोवा के बीच में कौन आता है, कोंकण तट आता है। तो इसमें अपना राइट डी ऑप्शन है वो रॉन्ग है। तो राइट आंसर अपना क्या रहने वाला है, डी ऑप्शन इसमें अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। फिर अपन को गलत कथन का क्या करना है, चुनाव करना है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया, लद्दाख का मैदान हिम तरंगित मैदान है। लद्दाख का मैदान हिम तरंगित मैदान है। जब अपन भारत की स्थिति की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत ये वाला जो क्षेत्र है और इस वाले क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं, लद्दाख का मैदान। यानी यहाँ पर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख है। अब लद्दाख जो है अपन को पता है अधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। अधिक ऊंचाई पर अवस्थित होने के कारण यहाँ पर लगातार हिमावरण होने से ग्लेशियर या हिमनदों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और जैसे ही वो ग्लेशियर गतिशील अवस्था में आते हैं तो मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों को तोड़ फोड़ कर या अपरदित करके उत्पाटन क्रिया द्वारा वहाँ पर जहाँ पर इनका निक्षेपण किया जाता है वहाँ पर समतल सतह का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। और वो जो समतल सतह होती है क्या कहलाती है, मैदान। अब चूंकि इस मैदान का निर्माण किससे हो रहा है, ग्लेशियर या हिमनदों से हो रहा है, तो वो कैसा कहलाएगा, हिम तरंगित मैदान के नाम से जाना जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें अपना क्या है, सही है। सेकंड दिया गया, लटकती घाटी जैसी संरचना कौन सी नदी बनाती है, सिमसा नदी से संबंधित है। सिमसा नदी का जो प्रवाह होता है वो कहाँ पर होता है, तुमकुर। और तुमकुर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। अब चूंकि कर्नाटक की जो सतही संरचना है वो कैसी है, कठोर है। और कठोर चट्टानी संरचना के ऊपर जब कोई नदी प्रवाहित होती है और उस नदी में मिलने वाली सहायक नदी जो है वो उसमें इस प्रकार से आकर मिले कि उसकी घाटी जो है मुख्य घाटी में लटकती हुई क्या हो जाए, प्रतीत हो जाए। यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई घाटी और इस घाटी के अंतर्गत इसकी कोई सहायक नदी है वो इस प्रकार से आकर मिले कि इस मुख्य नदी की घाटी में वो लटकती हुई प्रतीत हो जाए, तो ऐसी घाटी को क्या कहा जाता है, लटकती घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लटकती घाटी। अब ऐसी रचना कहाँ दिखाई देती है, सिमसा नदी से संबंधित है, प्रायद्वीपीय पठार पर दिख जाएगी इजी वे में। तो सेकंड ऑप्शन भी इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन दिया गया, मेघालय में कारस्ट स्थलाकृतियां पाई जाती है। चूंकि जो भी नवीन मोड़दार वलित पर्वतश्रेणियां होती है उनमें कैसी चूना युक्त चट्टानों की क्या पाई जाती है, प्रधानता पाई जाती है। और जहां पर चूने की प्रधानता होती है वहां पर यदि वर्षा अधिक होती है तो वो चूना घुलकर वहां पर कुछ स्थलाकृतियों का क्या करता है, निर्माण करता है। उन चूने के कार्यों में बनी हुई स्थलाकृतियां जो वर्षा जल के द्वारा बन गई उन स्थलाकृतियों को क्या कह दिया जाता है, कारस्ट स्थलाकृतियों की संज्ञा दी जाती है। तो वो कहां पर देखने को मिलती है, मेघालय के अंतर्गत दिखाई देती है। और चौथा ऑप्शन दिया गया, गहरी अवनालिका एवं बेहद युक्त
भूमि कौन सी नदी से तुंगभद्रा नदी की घाटी में देखने को मिलती है? कौन सी? गहरी अवनालिका। जब भी एक नदी एक धारा में प्रवाहित न हो के यदि अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में, तो वहां पर गहरी गहरी नालियों का क्या कर देती है? निर्माण कर देती है। उन गहरी नलिकाओं को क्या कहा जाता है? अवनालिका की संज्ञा दी जाती है। अब भारत व विश्व में अवनालिका अपरदन हेतु प्रसिद्ध नदी कौन सी मानी जाती है? चंबल व इसकी सहायक नदियां मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है अपने? तुंगभद्रा, क्योंकि तुंगभद्रा कहाँ बहती है? प्रायद्वीपीय पठार पर, तो ये क्रिया इस नदी से संबंधित नहीं है, तो ये कथन अपना क्या हो गया? गलत है। तो अपना राइट आंसर जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? डी ऑप्शन इसमें राइट रहने वाला है, क्योंकि अवनालिका और बीहड़ निर्माण के लिए विश्व प्रसिद्ध जो नदी है वो कौन सी मानी जाती है? चंबल नदी मानी जाती है। तो राइट आंसर 9th क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। जम्मू एवं कश्मीर के निम्नलिखित मानचित्र में 1, 2, 3, 4 द्वारा प्रदर्शित पर्वत श्रृंखलाओं को क्रमशः अपन को क्या करना है? निर्धारित करना है कि भाई 1 नंबर पे कौन सी है, 2 नंबर पे कौन सी है, तीसरे पर कौन सी है और चौथे पर कौन सी है। जब अपन भारत की पर्वत श्रेणियों की बात उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर करते हैं तो सबसे उत्तरी भाग में जो श्रेणी आती है भारत में, वो श्रेणी कौन सी मानी जाती है? तो सबसे उत्तरी भाग में अवस्थित श्रेणी का क्या नाम है? काराकोरम। भारत में सबसे शीर्ष में जो विद्यमान श्रेणी है वो कौन सी श्रेणी है? काराकोरम, जिसे कर्षण श्रेणी या उच्च एशिया की रीढ़ की संज्ञा दी जाती है। इसी काराकोरम श्रेणी में है काराकोरम दर्रा, जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है। और इसी काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है सियाचिन ग्लेशियर, जो भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसके अतिरिक्त बाटूरा है, हिस्पार है, बियावो है, बाल्टोरो है। ये सारी हिमनद भी कौन सी श्रेणी में है? काराकोरम में श्रेणी में है। काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत ही कुछ घाटियां हुंजा, शिगार, नुब्रा और सूक्ष्म घाटी, ये भी कहां पर आती है? काराकोरम श्रेणी में। और काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत ही जो है कौन सी चोटी है? K2 गोडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है 8,411 मीटर, जो विश्व की दूसरी हाईएस्ट चोटी मानी जाती है। तो सबसे ऊपर तो कौन सी है? काराकोरम। सेकंड नंबर पे जो आती है वो कौन सी श्रेणी है? लद्दाख। कौन सी श्रेणी है? लद्दाख। और लद्दाख की सर्वोच्च चोटी राकापोशी, जो विश्व की सबसे तेज ढाल वाली चोटी मानी जाती है। लद्दाख के बाद में थर्ड नंबर पे जो आती है वो कौन सी आ जाती है? जास्कर। कौन सी आ जाती है? जास्कर। जास्कर की सर्वोच्च चोटी कौन सी? नंगा पर्वत 8,126 जम्मू कश्मीर में। और दूसरी आ जाती है कौन सी? इसमें आ जाती है माउंट कामेत आ जाती है। और इसी जास्कर का जो अगर विस्तार जो पीओके में पड़ता है उसे कहा जाता है दियोसाई श्रेणी कहा जाता है। और फोर्थ नंबर पे जो आती है उसे कहा जाता है क्या? पीर पंजाल। क्या कहा जाता है? पीर पंजाल। तो पहले नंबर पे कौन आ गई? काराकोरम। सेकंड पे कौन आ गई? लद्दाख। थर्ड पे कौन आ गई? जास्कर। और फोर्थ पे कौन आ जाएगी? पीर पंजाल। पीर पंजाल से भी नीचे जाओगे तो फिर कौन आ जाएगी? धौलाधर। कौन आ जाएगी? धौलाधर। और धौलाधर से नीचे जाओगे तो फिर कौन आ जाएगी? आपकी शिवालिक। कौन आ जाएगी? शिवालिक। तो सबसे ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर कौन आ जाएगी? पीर पंजाल। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लेते हैं, काराकोरम, काराकोरम के बाद में लद्दाख, लद्दाख के बाद में जास्कर और जास्कर के बाद में पीर पंजाल। तो सी ऑप्शन अपना मिल रहा है। तो राइट आंसर अपना क्या हो गया इसमें? सी ऑप्शन अपना क्या रहने वाला है? राइट रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है, हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है, काराकोरम, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और कौन सी? शिवालिक। यानी हिमालय का जो अपन कौन सा वर्गीकरण करते हैं? भौगोलिक वर्गीकरण। और भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर जो अपन श्रेणियां बताते हैं, सबसे पहली श्रेणी जो आती है वो कौन सी है? ट्रांस। ट्रांस के बाद में अगली कौन सी आती है? महान। महान के बाद में अगली कौन सी आती है? लघु। और लघु के बाद में अगली कौन सी आती है? शिवालिक। ठीक है। अब इसमें ये जो 3 श्रेणियां हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय और कौन सी? शिवालिक श्रेणी, ये तो जो है किसका अवशेष मानी जाती है? ये मानी जाती है क्षैतिज सागर का। ये तो किसका अवशेष है? क्षैतिज सागर का। लेकिन ट्रांस हिमालय जो है ये किसका खंड मानी जाती है? ये मानी जाती है यूरेशियन प्लेट का। किसका है? यूरेशियन प्लेट। या जो अपन अवशेष बताएं तो अवशेष किसका है? अंगारालैंड का। अवशेष किसका है? अंगारालैंड का। और इसी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन आ जाती है? एक तो आ जाती है इसमें कौन? काराकोरम। काराकोरम के बाद में एक कौन आ जाती है इसमें? लद्दाख। लद्दाख के बाद में एक कौन आ जाती है इसमें? जास्कर। और जास्कर के बाद में एक कौन सी आ जाती है इसमें? कैलाश। तो ये चारों श्रेणियाँ किस में आती है? ट्रांस के अंतर्गत। तो इसमें कौन सी आई? काराकोरम। तो काराकोरम जो है वो किसके अंतर्गत आती है? ट्रांस में, ना कि हिमालय की मुख्य पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत, क्योंकि बाकी जो 3 है ये किसके अंतर्गत आती है? मुख्य हिमालय के भाग मानी जाती
है। तो इसमें अपना राइट आंसर जो रहने वाला है वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसमें, यानी कि काराकोरम श्रेणी अपना इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था अपना इसका भौतिक प्रदेश का पहला पार्ट जिसमें अपन ने 11 क्वेश्चनों की बात करी। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको बढ़िया लगे होंगे। यदि क्वेश्चन आपको पसंद आए और लगातार आप यदि ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्या करना है, इसको सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको लाइक एवं क्या करना है, शेयर करना है, ताकि हम ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आगे वाले क्वेश्चन इससे भी बेहतर लेवल के लिए आपके लेकर उपलब्ध हो सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्या करना है, लाइक एवं शेयर करना है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास को अपन यहीं पर स्टॉप करते हैं। कल अगले पार्ट के ऊपर अपन बात करेंगे जिसमें अपने जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो इससे अलग रहेंगे और इससे बढ़िया लेवल के रहेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में खूब मेहनत करिए, खूब अध्ययन करिए और लगातार अपने कर्म पथ पर बढ़ते रहिए, क्योंकि दोस्तों इस सृष्टि में मेहनत का कोई पर्याय उपलब्ध नहीं है। थैंक यू।